आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि कौन कह रहा है बाबा बचा लो मार देंगे। योगी आदित्यनाथ का खौफ अपराधियों में उत्तर प्रदेश में इस कदर है कि अपराधी कह रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा सुनाइए इसको। पहले ये कह रहा है मुझे बाबा मार देंगे, डर देखिए जरा, सुनिए। बाबा मार देंगे मुझे। सर बचा लो। पुलिस ने गिरफ्तार किया इसे, सुनिए जरा। बाबा मार देंगे मुझे। सर बचा लो। आइए तो मैं बता रहा हूं ये शख्स है कौन और क्यों ये गिड़गिड़ा रहा है, क्यों खौफजदा है। देखिए जरा, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं आगे बैठा हुआ, यही है ये शख्स। ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली से सटा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां एक एनकाउंटर हुआ। दरअसल 80 लाख के लुटेरे पकड़े गए। ये जो आप देख रहे हैं शख्स को, 80 लाख रुपए का लुटेरा उत्तर प्रदेश में। मोबाइल डिस्प्ले की लूट की थी इसने दरअसल। और चेकिंग के दौरान बदमाश नजर आए पुलिस को। बाइक पर सवार होकर आए थे ये दोनों बदमाश। इकोटेक 1 में चेकिंग हो रही थी दरअसल उस दौरान, और रुकने का इशारा किया तो तुरंत ये भागने लगा। और पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया उसके बाद, और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई और एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी और एक बदमाश भाग गया, फरार हो गया। बाइक गिरी और दूसरा बदमाश फरार हो गया। उसके बाद एक घायल बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। मौके से तमंचा और कारतूस भी मिला है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया उसके बाद, और दूसरे बदमाश को भी ढूंढकर पकड़ लिया है पुलिस ने। आइए उस दूसरे बदमाश की भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वो दूसरा कौन है जो इसके साथ बाइक में सवार था लेकिन भागने में कामयाब हुआ उत्तर प्रदेश में। ये देखिए जरा, दूसरा भी पकड़ में आ गया। रात में पहला पकड़ में आया और सुबह होते ही दूसरा भी पुलिस के कंधों पर था। ये देखिए जरा, अपने पैरों से नहीं जा सका, कंधों से जाना पड़ा, और पहला वाला भी ऐसा ही गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली तस्वीर नहीं है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले का तो आपने सुना कि बाबा का खौफ कितना है, जरा पुलिस को सुनिए जिसने इन दोनों को पकड़ा है, सुनिए जरा। एक मोटरसाइकिल काले रंग की आते हुए दिखाई दी। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी को धक्का दे करके आगे बढ़ा और वो चूहड़पुर जो सर्विस रोड है उस तरफ गया। पुलिस पार्टी ने जब दूसरे तरफ से उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके पास से तमंचा, मोटरसाइकिल, कारतूस बरामद हुए हैं। तो देखा आपने सुन लिया। एडीसीपी को सुन रहे थे आप, विशाल पांडे को। लेकिन इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए जरा, ये भी उत्तर प्रदेश की है। देखिए एक कान पकड़े है और एक हाथ जोड़ रहा है, गले में तख्तियां हैं। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। ये भी थाने पहुंच गया, खुद ही देखिए जरा सरेंडर करने। ये तस्वीर आपने किसी राज्य में नहीं देखी होगी, किसी सूबे में नहीं देखी होगी कि इस तरह से। ये देखिए, नाम भी लिखा है तख्तियों में, एक हाथ जोड़कर और दूसरा कान पकड़कर सरेंडर करने पहुंचा है। ये सिर्फ यूपी में होता है। कोतवाली में देखिए पहुंचे ये दोनों अपराधी सरेंडर करने के लिए, इस डर के साथ कि पुलिस कहीं एनकाउंटर न कर दे, इस कदर खौफ है। खुद ही तख्ती टांग लिए। ये देखिए जरा, नाम लिखा हुआ, एक का नसीर और दूसरे का नईम। ये दोनों खुद सरेंडर करने पहुंचे। ये इकलौती तस्वीर योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलती है। जरा एक बार देखिए, योगी का खौफ इस कदर है अपराधियों में कि खुद सरेंडर कर रहे हैं, और बाबा का ये खौफ अच्छा है। देखिए जरा रिपोर्ट। गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए, और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। बाबा मार देंगे मुझे। ये बाबा का खौफ है। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डर है। यूपी में बाबा के नाम से अपराधियों की रूह कांप उठती है। क्रिमिनल को पता है
यूपी में उसने कानून हाथ में लिया तो पुलिस का डंडा उसका इंतजार कर रहा है। उसे बाबा मार देंगे मुझे, सर बचा लो उसे बाबा मार देंगे मुझे, सर बचा लो। जो अपराधी अभी भी उत्तर प्रदेश में है वो एनकाउंटर के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि अपराधी खुद तख्ती लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं और कान पकड़कर अपराध से तौबा कर रहे हैं। जो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं, उनके लिए बुलडोजर की टंकी फुल करा दी गई है। पहले एक चेतावनी दी जाती है और फिर बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में आ जाता है। तो देख लिया आपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का खौफ किस कदर हो गया है अपराध करने वालों में और कानून हाथ में लेने। एक और तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं रायबरेली की। रायबरेली से वैसे तो सोनिया गांधी सांसद है, लेकिन रायबरेली में खौफ देखिए। थाना कोतवाली आप देख रहे हैं और ये देखिए सरेंडर करने पहुंचा है खुद एक अपराधी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। ये देखिए तख्ती लेकर पहुंचा है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा की तस्वीर है। पीछे आप थाना देख रहे हैं, देखिए हाथ में तख्ती लिए हुए, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। ये तख्ती लेकर पहुंचा है इस डर के साथ कि कहीं गोली ना मार दी जाए, एनकाउंटर ना हो जाए। अब देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के किस किस शहर में योगी ने किस किस तरह से एक्शन लिया है। मैप के जरिए जरा देखिए, ये आपके सामने मैप आ गया है और आप देखिए जरा, मेरठ में 19 अपराधियों के अब तक एनकाउंटर हुए हैं। संपत्ति पर जो एक्शन हुआ है वो 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति पर एक्शन हुआ। मेरठ के अलावा देखिए जरा, कानपुर आ जाइए, 63 एनकाउंटर हुए और संपत्ति पर जो एक्शन हुआ है वो 1.25 अरब के आसपास हुआ। कानपुर के बाद अगला शहर है प्रयागराज, 32 अपराधियों पर एक्शन हुआ और 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है या जब्त हुई है। लखनऊ देखिए जरा, 32 अपराधियों पर कार्रवाई हुई और 69 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। बरेली 15 अपराधियों पर एक्शन हुआ, संपत्ति पर एक्शन 37 करोड़ का हुआ है। और बरेली के बाद आगरा में 10 अपराधी और संपत्ति पर एक्शन 18 करोड़ का हुआ है। नोएडा में अपराधियों पर एक्शन हुआ है और 21 अपराधी पर एक्शन हुआ और करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई या कुर्क हुई। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि योगी राज में अपराधियों में किस कदर खौफ है। अब तक योगी ने कितना एक्शन लिया है। योगी की जीत के पीछे बड़ी वजह यह एक्शन रहा है और यह एक्शन अभी भी जारी है। देखिए जरा, यह आ गया ग्राफिक जिसमें आप देख रहे हैं हर यूपी में हर दिन आपको बताऊं 5 एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर रोज। अब तक 9000 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है। 9000 से ज्यादा मुठभेड़। एनकाउंटर में 139 से ज्यादा अपराधी ढेर किए जा चुके हैं और मुठभेड़ में 3000 से ज्यादा बदमाश घायल हुए हैं। साथ ही साथ 13,000 से लगभग 13,000 बदमाशों पर गैंगस्टर लगी है। मूव करेंगे इसे फास्ट। 43,000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हर थाने में टॉप 10 अपराधियों की बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट के आधार पर ही पुलिस का एक्शन होता है। 100 दिन के लिए योगी का प्लान तैयार है। यूपी के 50 टॉप अपराधियों पर एक्शन होगा। 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 महीने में 800 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन का टारगेट है योगी का। और पहले कार्यकाल में आपको बताऊं 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है योगी आदित्यनाथ और प्रशासन ने। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। योगी के इस एक्शन से लोगों का कहना है बाबा का ये डर, बाबा का ये खौफ अपराधियों में अच्छा है। सुनिए। उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया और जब वो आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, हम सबके संज्ञान में होगा कि अगर या तो माफियों की सही जगह, गुंडों के अपराधियों की सही जगह या तो जेल है, या तो वो जेल में रहे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए। बाबा जी ने कहा था, बाबा जी पहले अल्टीमेटम दे चुके थे, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या जेल को अपना घर समझ लें।
तो अपराधियों ने अब ये तीसरा जो नया रास्ता निकाल दिया, ये भी रास्ता ठीक है हालांकि, क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इतना अच्छा उत्तर प्रदेश जो योगी जी की सरकार में और भाजपा सरकार में हम लोग को मिला, इसकी कल्पना कभी की नहीं थी हम लोगों ने। बाबा जी की सरकार में जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, इससे अपराधियों के अंदर एक खौफ तो बरकरार है, और चूंकि अपराधी जितने भी है भय में है, और इस सरकार में किसी का भी अपराध नहीं चलेगा। अगर उन्हें अपराध करना है तो या तो जेल में निवास करें या तो उत्तर प्रदेश छोड़ें। योगी राज में अपराधियों को सीधा कोई किसी प्रकार का कोई वारंट ना देकर सीधा गोली मारी जा रही है। उस प्रकार से अब योगी राज में योगी जी का खौफ बरकरार है। बाबा के राज में ना ही वारंट ना ही अरेस्ट, सीधा गोली मारने का आदेश है। इसलिए भूमाफिया सभी लोग परेशान हैं, क्या होगा हमारा। और माननीय मुख्यमंत्री सरकार बनने से काफी आतंकवाद का गिराव कम हुआ। बिल्कुल सही बात है। जो भी बड़े से बड़े अपराधी हैं यहाँ पर, उनके अंदर बिल्कुल बेशक दर्द है और डर भी है उनके अंदर कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो या तो मार दिया जाएगा और या तो फिर ऊपर चले गए बिना अता पता किए। जितने भी प्रदेश में भूमाफिया, कब्जेदार, जितने भी गुंडे लोग हैं, उन सभी को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर वे अपराध करेंगे तो क्षमा बिल्कुल नहीं करे जाएंगे। योगी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने भूमाफियाओं पे नकेल कसने का काम करा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी का खौफ तो आपने देख लिया, लेकिन आज की अगली बड़ी खबर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, आखिर मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मूसेवाला की 29 मई को हत्या की गई थी। मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ, 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। जो मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि कहां कहां मूसेवाला को बुलेट्स यानी गोलियां लगी हैं। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप बॉडी देख रहे हैं, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। मूसेवाला को एक गोली देखिए कहां लगी है, घुटने के पास पहली गोली लगी है। दूसरी गोली दिखाइए जरा, पहली गोली घुटने के पास, दूसरी ठीक उससे थोड़ी ऊपर लगी है दूसरी गोली, तीसरी गोली थाई पर लगी हुई है, जांग पर तीसरी गोली लगी है, चौथी भी जांग पर लगी हुई है, पांचवी गोली बताइए जरा कहां लगी है, पांचवी गोली भी उसी घुटने के आसपास लगी हुई है देखिए। और उसके बाद छठी गोली देखिए जरा, हाथ के पीछे की तरफ छठी गोली है, 7वीं कोहनी के नीचे लगी है। 8वीं गोली दिखाइए जरा, 8वीं गोली ठीक कोहनी पर लगी है मूसेवाला की। 9वीं गोली देखिए, ये चेस्ट के ठीक नीचे 9वीं गोली लगी है। 10वीं गोली बिल्कुल बीचों बीच छाती के ठीक नीचे लगी है। 11वीं गोली देखिए कोहनी के ऊपर लगी है। 12वीं गोली छाती के और ऊपर नाभि के ऊपर लगी है। 13वीं गोली चेस्ट पर लगी है। और ये जो 13वीं गोली आप देख रहे हैं, ये संभव है दूसरे दिल के ऑपोजिट साइड में लगी है। 13वीं के बाद 14वीं गोली ठीक सीने पर लगी है। 15वीं शोल्डर पर लगी, कंधे पर 15वीं गोली लगी। 16वीं गोली देखिए कमर पर आकर लगी है। और 17वीं गोली ठीक कमर के और थोड़ा नीचे 17 गोली लगी। 18 गोली देखिए, 18वीं ठीक उसके ऊपर लगी हुई है। 19वीं गोली दिखाइए जरा, ये 19वीं गोली, ये 19 गोली वो है जो शरीर को फाड़ कर निकल गई, आर पार हो गई। मूसेवाला को ये जो बुलेट्स लगी है वो मैंने आपको दिखाया। आइए अब आपको बताता हूं पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है मूसेवाला की। अभी फिलहाल कातिल नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि किस बेरहमी से मूसेवाला पर हमला किया गया। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है। उसमें मूसेवाला की मौत गोली लगने से हुई, ये बात शीशे की तरह साफ है। मूसेवाला के शरीर पर 1-2 नहीं 19 घाव के निशान है, 19 बुलेट्स मार्क है। लीवर और रीढ़ की हड्डी में भी उसके गोली लगी थी। सोचिए जरा, लीवर को भी गोली फाड़ कर निकली। हमले के 15 मिनट बाद तक जिंदा थे मूसेवाला, यानी जब उन पर हमला हुआ तो 15 मिनट तक वो जिंदा थे, वो सांस ले रहे थे। इसके अलावा हार्ट पंचर होने से मूसेवाला की मौत हुई। उनका हार्ट पंचर हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, यानी खून बहुत ज्यादा बह गया था। मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली गई थी, जैसा आप पहले जानते हैं। सुरक्षा वापस लेने पर हाईकोर्ट बहुत सख्त है। इसमें अपडेट यह है कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बाकायदा फटकार लगाई है। और 424, आपको याद होगा सवाल उठे थे कि 424 लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई थी, उसमें मूसेवाला भी एक थे। और बाकायदा इसका ढिंढोरा पीटा गया था कि इन 424 लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब इन सभी लोगों की सुरक्षा वापस इन्हें लौटा दी गई है। मूसेवाला के साथ सुरक्षा होती तो आज उनकी मौत ना हुई होती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर डरा देने वाली है, खौफजदा कर देने वाली है।
कश्मीर फाइल्स तो आपने देखी है, जो 1990-91 में कश्मीर ने झेला है, लेकिन अब कश्मीर फाइल्स 2 की शुरुआत हो गई है। क्या? पहली तस्वीर बैंक मैनेजर की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, बैंक मैनेजर की कश्मीर में जो हत्या की गई वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन वो तस्वीर दिखाइए जिसमें आप देख रहे हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ठीक ध्यान से देखिए, ये आतंकी देखिए कैसे अंदर घुसा है, हाथ में पिस्तौल लिए हुए था, बाहर से पिस्तौल दरअसल लोड करके लाता है, अंदर आता है और उसके बाद देखिए बैंक मैनेजर ठीक यहीं बैठे थे, उन पर एक के बाद एक कई गोलियां फायर करता है, मास्क लगाए हुए, हाथ में बैग लिए हुए। बैंक में चैनल आपको नजर आ रहा है, अमूमन बैंक्स में लगा होता है जिस पर ताले लगाए जाते हैं, उस चैनल के अंदर आता है हाथ में बैग लिए और ठीक सामने बैठे मैनेजर विजय कुमार पर एक के बाद एक फायर करता है और विजय की मौत हो जाती है। आइए आपको बताता हूं, आगे बताऊंगा इस पर कितना आक्रोश है, लेकिन विजय के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय की हत्या हुई। बैंक में घुसकर आतंकियों ने विजय को गोली मारी, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। और मोहनपोरा में इलाकी देहाती बैंक में तैनात थे वो। विजय की उम्र महज 26 साल थी, सिर्फ 26 साल उम्र थी विजय की। राजस्थान के रहने वाले थे विजय कुमार और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विजय का पैतृक घर है। विजय के पिता एक स्कूल के शिक्षक हैं, टीचर हैं। 3 महीने पहले ही विजय की शादी हुई थी और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। 1 महीने में टारगेट किलिंग के अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, विजय के पिता को सुनिए। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी के आंसू अब तक जारी हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए पिता क्या कह रहे हैं। तकरीबन 10 बजे हो गया। तो क्या देखा आपने? सर कुछ नहीं देखा, हम उस वक्त जब बाहर से फायर हो गया, बाहर निकले थे तो सारा लोग यहाँ जमा हो गया था। तो कितना अच्छा मैनेजर था? बहुत अच्छा था, हेल्पफुल था। हाँ, बहुत अच्छा लड़का। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी, 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट तो जहाँ छोटे छोटे गाँव में बैंक है वहाँ पीओ ही मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट वो ही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए। और विजय कुमार की हत्या के बाद हंगामा हो गया। जी हां, बवाल शुरू हुआ। ये देख रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे के ऊपर लोग पैर रख रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा जला रहे हैं। कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे को आग लगा दी। लोगों में बेहद गुस्सा है, लोग जानते हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। गुपकार गैंग लिखकर लोगों ने तख्तियों पर, पेपर पर आग लगा दी है। विजय कुमार की तस्वीर लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डोगरा संगठन ने जो प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीर में हिंदुओं की हत्या होती रहेगी। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट इस तरह से हो चुके हैं। इस बात को खुद सरकार भी समझ रही है, इसलिए खुद गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल थे, खुद पहुंचे गृह मंत्रालय। देख रहे हैं आप, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बड़ी बैठक जो कश्मीर में हालात बने हुए उसको लेकर ये बड़ी बैठक हुई। आपको बताता हूं इस बैठक में क्या हुआ, और एक और बड़ी बैठक इसके बाद जल्दी ही होने वाली है। इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये आप दोनों को देख रहे हैं। घाटी में टारगेट किलिंग पर एक्शन में इस वक्त गृह मंत्रालय है। आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई। टारगेट किलिंग पर सख्त कार्रवाई की तैयारी सरकार ने बना ली है और तैयारी कर ली। कल भी घाटी के हालात पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, कल भी एक मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैसे हालात से निपटा जाए, NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चर्चा चल रही है। खबर यह भी है कि आर्मी चीफ मनोज पांडे भी इसमें शामिल होंगे। पिछले महीने शाह ने एक रिव्यू मीटिंग की थी कश्मीर के हालात को लेकर। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, लेकिन दूसरी तरफ सियासत एक साथ नहीं है। कश्मीर में जो हो रहा है
उसके बाद सियासी नेताओं को सिर्फ मौके की तलाश है, उन्हें कश्मीर से कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल ने लिखा, बैंक मैनेजर, टीचर और मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है और बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, कश्मीर में अमन के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, कश्मीरी पंडितों का दूसरा पलायन जारी है। ओवैसी लिख रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री अकेले जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा, उनकी सरकार में 1989 की गलतियों को दोहराया जा रहा है और घाटी के राजनीतिक नेताओं के पास कोई लीवर नहीं है, उनके पास कोई राजनीतिक वैधता नहीं है। मोदी सरकार फिल्मों के प्रचार में जुटी है, असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने लिखा, विजय कुमार की टारगेट किलिंग की खबर दुखद है। और महबूबा मुफ्ती लिख रही है, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या की निंदा करती हूं। बड़ा ताज्जुब है कि ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, सिर्फ किलिंग की निंदा करते हैं। लेकिन आतंकी मारा जाता है तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं ये युवा हैं जो नाराज थे। गहलोत लिख रहे, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकियों द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सियासतदान यहां भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, सुनिए। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। तो यही चीजों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूं। एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। ये निर्मम हत्याएं जो हो रही हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों की हो रही हैं, बाकी साथियों की हो रही हैं, ये सिर्फ जो वहां की असलियत है उसको बयान कर रहा है। और जिस अमन चैन की व्याख्या केंद्र सरकार हमेशा करती है, उसकी पोल खुलती जा रही है। इस संदर्भ में केवल इतना कहना है कि सरकार द्वारा इन परिस्थितियों को देखते हुए एक चैलेंज है, क्योंकि मिलिटेंट्स ने अपना एक डिजाइन बदला है। लेकिन कश्मीर में यह पहली मौत नहीं हुई। इससे पहले अभी कुछ दिन के भीतर जो मौतें हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। एक टीचर, शिक्षिका रजनी बाला, जिनकी हत्या हुई पिछले दिनों। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल भट्ट की हत्या हुई। केवल हिंदुओं को टारगेट करने की जहनियत से यह हत्या की गई राहुल भट्ट को। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए। अमरीन भट्ट, अमरीन की हत्या क्यों हुई? अमरीन की हत्या के पीछे वजह ये जो आतंकी जिनकी जहनियत में मजहबी कीड़ा लोटा है, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, उनकी नजर में हर वो शख्स, हर वो महिला जो उन्हें लगता है जो इस्लाम के रूल फॉलो नहीं कर रही है, उनको वो टारगेट करते हैं। इसलिए अमरीन को भी मार दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। मुदस्सिर इसलिए टारगेट पर थे क्योंकि वो देश के लिए बंदूक उठाकर इन आतंकियों को ठोक रहे थे, इसलिए मुदस्सिर पर हमला किया। इन्हें देश से जुड़े और राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोग भी पसंद नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए। माखनलाल बिद्रू कश्मीरी पंडित, इन्हें भी पिछले दिनों आतंकियों ने मारा था। और आतंकियों की मैं चिट्ठी आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा दिखाइए जरा। ये आतंकियों ने एक चिट्ठी बाकायदा जारी की है, धमकी भरी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये आपको बताता हूं। ये आतंकी दरअसल खुद डरे हुए हैं, ये आतंकी खुद खौफजदा हैं। इनके डर के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस डर में ये हत्याएं कर रहे हैं। देखिए जरा, ये इस संगठन का नाम है KFF। बैंक मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी ली है इस संगठन ने। आतंकी संगठन है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, इसका नाम है। KFF ने चिट्ठी जारी कर बाकायदा चेतावनी दी है। बाहरी लोगों को कश्मीर छोड़ने की इन्होंने धमकी दी है। डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होने पर यही अंजाम भुगतना होगा, उनका कहना है। इन्हें दरअसल डर है, इन्हें डर है कि कश्मीर में लोग मिलजुल कर ना रहने लगे, दूसरे लोग आकर ना बसे। ये खौफ, ये डर इस बात का है। बाहरी लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है
बाहरी लोगों को वास्तविकता समझ लेनी चाहिए। देर हुई तो अगली बारी तुम्हारी हो सकती है, ये आतंकी संगठन ने कहा है लिखकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इन आतंकियों की उम्र और जिंदगी सिर्फ जवान की एक गोली होती है। आइए, लेकिन चारों तरफ विरोध हो रहा है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने लगे। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया है। लोग अपने सामान उठाकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए, जिसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इतना ही नहीं, अनंतनाग से भी हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया है। यहां से भी काफी संख्या में लोग जम्मू सहित दूसरे इलाकों के लिए रवाना होने लगे। अनंतनाग सहित कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबर है। इस बीच टारगेट किलिंग को लेकर प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। कुलगाम में नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है बाकायदा। एसबीआई ने कहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। कुलगाम में मारे गए विजय कुमार एसबीआई के ही कर्मचारी थे। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी को सील कर दिया गया है। यहां सुरक्षा कारणों से कश्मीरी पंडितों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से एक सेल बनाया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोगों में किस कदर गुस्सा और आक्रोश है। सुनिए। क्या मांग करते हैं? ट्रांसफर। हम एक ही एजेंडा है हमारा, कुछ नहीं हमें चाहिए, खाली हमें ट्रांसफर चाहिए। बात खत्म। दिल्ली में हम सुरक्षित नहीं है, हमें खाली मांग हमारी ये ट्रांसफर चाहिए जम्मू। सर हमारी यही डिमांड है कि हमारी ट्रांसफर होनी चाहिए वहाँ से। जब तक हमारा कोई हल नहीं करेंगे हम ट्रांसफर चाहते हैं सीधे सर। 15 साल हो गए सर वहाँ। बैंक मैनेजर को मारा गया, कल हमारी एक बहन को मारा गया। अगर मारना ही है, अगर कश्मीरियों का कत्लेआम करना ही है, तो आज हम कश्मीरी लाल चौक में बैठे हुए, एक ही बार हम पर बम फोड़ो और एक ही बार कश्मीरियों को मार दो। हमारी सर ये मांग है कि हमारा जो हमें ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, क्योंकि कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ है और हर कोई जानता है कि टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ। कश्मीर में कहाँ सेफ जगह है हमें बताए ना पहले। वहाँ के जो लोकल हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, हमारी प्रोटेक्शन वहाँ से क्या करेंगे? कोई जगह सेफ नहीं है सर। अभी हम अलग अलग हैं तो मारे जा रहे हैं। जब इकट्ठे होंगे ना फिर सबका काम साथ में तमाम होगा। कोई सेफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या मांग करते हैं? ट्रांसफर टू जम्मू। नहीं सर, कश्मीर तब तक नहीं जाए जब तक हमारी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो जाती। हम तब तक कश्मीर नहीं जाएंगे सर। हम क्या सर हम ट्रांसफर चाहते हैं। 15 सालों से हम जॉब कर रहे हैं, अब दूसरों को रोटेट करो। जब राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है तहसील ऑफिस में, मुझे नहीं लग रहा जहाँ तहसीलदार साहब बैठते हैं उससे सेफ जोन कहीं हो सकता है। ऐसे में हम अपने घरों में, बाजार में, सड़कों पे हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आखिरकार ट्रेवल तो हमने रोड से करना है। सर उधर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उधर सिक्योरिटी है भी है, जब हम बाहर निकलेंगे होटल से, जब ऑफिस से होटल जाना होगा, वो जो बीच का सफर है उसमें कौन सी सिक्योरिटी है? तो अब एक बुनियादी सवाल है, ये 1990-91 के दौर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जब कश्मीर में इसी तरह नरसंहार हो रहा था, लोग पलायन कर रहे थे। क्या वही हालात फिर से बन रहे हैं कश्मीर में? आइए आपको बताने जा रहा हूं, क्या ये कश्मीर फाइल्स 2 है? इसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा। दरअसल टारगेट किलिंग के बाद घाटी से पलायन शुरू हो गया है। पहली बात, घाटी में आतंकी के निशाने पर हिंदू और बाहरी लोग हैं। अगस्त 2019 के बाद तेजी से ये घटनाएं बढ़ गई हैं। धारा 370 हटाए जाने से आतंकी दरअसल बौखलाए हुए हैं। सरकार ने कश्मीरी पंडितों के वापसी के प्रयास किए, लोगों को नौकरियां दी गई और रहने के लिए घर दिए गए हैं। फरवरी 2021 से चल रहा टारगेट किलिंग का नया दौर है। चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या हो रही है। टारगेट किलिंग के नए दौर से कश्मीरी पंडितों में खौफ है। सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो, और 1990 के दशक के काले दौर की याद एक बार फिर से आ गई है। नरसंहार के बाद घाटी से पलायन को मजबूर हुए थे हिंदू तब भी, और लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। एक बार फिर से दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाक सेना आतंकी ISI ने साजिश रची है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने बाकायदा दावा किया है कि पाक ने ऑपरेशन रेड वेव नाम दिया है इसका। 1980-90 में पाक ने साजिश रची थी, और ऐसी ही साजिश रची थी। जियाउल हक ने चलाया था ये ऑपरेशन उस दौर में। ऑपरेशन टुपैक दिया गया था उस वक्त इसका नाम। घाटी में अफगानिस्तान जैसी स्थिति बनाना दरअसल मकसद है। अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाकर पाकिस्तान खुश है, यही तिलमिलाहट कश्मीर में उसकी पूरी नहीं हो रही। जरा सुनिए कश्मीरी पंडित जो वहां के रहने वाले हैं, जो छोड़ चुके हैं कश्मीर, वो क्या कह रहे हैं।
जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है, यहाँ पर हालात खराब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, वहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं, ये जो 5000 एम्प्लॉइज है, 5000 कोई छोटा फिगर नहीं होता है, आप 5000 कश्मीरी पंडितों को और बाकी कम्युनिटी के लोगों को आप बलि चढ़ा रहे हैं, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। कहां गए वो लोग? 90 का झूठ बोलते थे कि गवर्नर ने निकाला, आज बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? ये मुसलमान होते हुए, पड़ोसी होते हुए, इनके सामने रेप मर्डर, मास मर्डर हुए, ये सुनते हुए मस्जिदों से और सड़कों से कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। है कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद, और ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे नहीं हो रहा है, इस्लाम के नाम पे हो रहा है। तुम लोगों ने इस्लाम बदनाम किया है कश्मीर के अंदर। तुम लोग समझते हो वहां भी सुन्नी हो तुम लोग, अब शियाओं को टारगेट करोगे, मारोगे तुम लोग, दुनिया भर में मारते रहोगे तुम लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे थे अंबरदार कि इस्लाम के नाम पर यह सब हो रहा है और इस्लाम को मानने वाले कश्मीर में चुप और खामोश बैठे हुए। अगली बड़ी खबर आज की है हार्दिक पटेल से जुड़ी कि पटेल का बीजेपी में हार्दिक स्वागत हो रहा है। जी हां, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जरा तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हार्दिक पटेल ने भी भगवा ओढ़ लिया है। ये देखिए जरा, हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब हार्दिक पटेल बीजेपी के हो गए, हाथ झटक दिया है और कमल थाम लिया है। ये देख रहे हैं, बीजेपी में आ गए हार्दिक पटेल। अगली तस्वीर दिखाइए जरा हार्दिक की। हार्दिक पटेल जिस वक्त अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है, खुली गाड़ी में हार्दिक पहुंचे समर्थकों के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, हार्दिक पटेल को बाकायदा हार्दिक पटेल गीता और पटेल की किताब, पटेल की किताब गिफ्ट की गई। लेकिन अब हार्दिक पटेल बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी के हो गए। कांग्रेस में रहे बहुत दिन, बताएंगे आखिर हार्दिक ने छोड़ी क्यों बीजेपी, कांग्रेस, और क्यों बीजेपी में आए। ये आप देख रहे हैं, 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था हार्दिक पटेल ने। 18 मई को इस्तीफे के बाद बाकायदा त्यागपत्र लिखा था, सोनिया गांधी को यह इस्तीफा भेजा हार्दिक पटेल ने। कांग्रेस नेतृत्व पर हार्दिक पटेल ने उस वक्त भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस सिर्फ विरोध तक सिमट गई है, हार्दिक ने कहा था। कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है, देश को विरोध नहीं विकल्प चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी हार्दिक ने। जरूरत के समय राहुल विदेश भाग जाते हैं या विदेश में रहते हैं, जनता की समस्या सुनी नहीं जाती, उन्होंने कहा था। हार्दिक के पास पद था लेकिन पूछ नहीं थी, यानी उनकी कोई पूछ नहीं थी, किसी फैसले में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। इसे मूव कीजिए, खुद को नसबंदी कराए नया दूल्हा बताया था हार्दिक ने। कांग्रेस नरेश पटेल की नजदीकियों से भी वो परेशान थे और पाटीदार समाज के नरेश पटेल बड़े व्यापारी हैं। दरअसल बीजेपी में शामिल होकर राष्ट्रवाद की राह पर हार्दिक पटेल हैं। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक अब क्या कह रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जिस छत्र छाया में मैं आया हूं वहां से जनहित का जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल के साथ, शुद्ध मन के साथ किया जाएगा और उस कार्य में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य। तो हार्दिक पटेल को आपने सुन लिया। आइए बताते हैं, हार्दिक पटेल कांग्रेस के बहुत करीबी रहे। ये पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सोनिया गांधी के साथ आप हार्दिक पटेल को देख रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कुछ और जितिन प्रसाद हो, उनकी तस्वीरें भी ऐसे ही रही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रियंका वाड्रा के साथ आप देख रहे हैं, प्रियंका नमस्कार कर रही हैं और हार्दिक पटेल भी नमस्ते कर रहे हैं। ये एक तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये राहुल गांधी के साथ हार्दिक पटेल की तस्वीर जब कांग्रेस में शामिल हुए थे। सवाल ये है कि ये बड़े बड़े नेता
कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी का हाथ, ये देखिए पकड़े हुए हाथ, लेकिन अब हाथ छोड़ चुके हैं। राहुल का हाथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये बड़े नेता, आखिर क्या वजह है? इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी तरह से छोड़कर चले गए थे। तो आइए मैं आपको बताता हूं जाने के पीछे वजह क्या है। हार्दिक ने किस्सा सुनाया राहुल गांधी से जुड़ा, बड़ा दिलचस्प किस्सा था और ऐसे ही किस्सा सुना चुके थे हेमंता बिस्वा शर्मा। देखिए जरा, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, जब हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ी थी, राहुल गांधी के पास एक पालतू कुत्ता है जो आप देख रहे हैं आगे, और दूसरी चीज राहुल गांधी के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं। ये दोनों चीजें राहुल के नजदीक रहती हैं। तो देखिए जरा दोनों ने क्या कहा, दोनों नेताओं ने। हार्दिक पटेल ने कहा, हार्दिक ने सुनाया राहुल से जुड़ा एक मोबाइल का किस्सा, और हेमंता सुना चुके हैं पिद्दी कुत्ते का किस्सा है, जो कुत्ता आगे बैठा है। हार्दिक ने कहा मैं जब मिला तो राहुल मोबाइल में लगे हुए थे। हेमंता ने कहा मैं मिला तो वो अपने डॉगी में लगे हुए थे, डॉगी के साथ खेल रहे थे। हार्दिक ने कहा राहुल के पास हम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। हेमंता ने कहा था बड़ी गुजारिश पर मिले, लेकिन डॉगी को बिस्किट खिलाते रहे मिलने के दौरान भी। हार्दिक ने कहा कांग्रेस नेता राहुल की चापलूसी में लगे रहते हैं। हेमंता ने कहा समस्या सुनने में राहुल की दिलचस्पी नहीं रहती है। और ये जो दोनों किस्से हैं ये बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी के ये जो किस्से हैं ये बताता है कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट किन चीजों में रहता है जब उनके नेता उनसे मिलने जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार्दिक का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्यों मैं कह रहा हूं, वजह है ये, साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बड़ी चीज, विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है। 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव है। हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। गुजरात में पाटीदार समाज निर्णायक भूमिका में होता है। गुजरात में 14% आबादी पाटीदार समाज की है। पाटीदार परंपरागत तौर पर बीजेपी को वोट देते हैं। 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। पहले चुनाव में कांग्रेस ने 182 में 77 सीटें जीती थी और 1.5 दशक में कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन था और हार्दिक तब कांग्रेस में थे। कांग्रेस के प्रदर्शन में हार्दिक पटेल की बड़ी भूमिका थी और पाटीदार समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से जुड़ गया था हार्दिक के नाम पर। बीजेपी इसी समीकरण को तोड़ना चाहती थी और उसमें कामयाब हुई। हार्दिक का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ठीक चुनाव से पहले फिर पाटीदार समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी बीजेपी। बीजेपी की वापसी में हार्दिक पटेल अहम हो सकते हैं दोबारा गुजरात में। आइए एक तस्वीर और दिखाने जा रहा हूं। हार्दिक पटेल ने जब बीजेपी का दामन थामा, उससे पहले वो कहां पहुंचे ये मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा तस्वीर। हार्दिक पटेल घर में थे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बाकायदा पूजा पाठ किया घर में मौजूद होकर, और उसके बाद ये देख रहे हैं पूरे विधि विधान से पूजा की, फिर बीजेपी में शामिल हुए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। न सिर्फ पूजा पाठ की बल्कि गौ पूजा भी की। ये देख रहे हैं ये आप गाय देख रहे हैं। और हार्दिक पटेल पहुंचे बीजेपी का दामन थामने से पहले, गौ पूजा उन्होंने की। उसके बाद पूरी तरह से अब बीजेपी में आ गए हैं और उन्हीं संस्कारों के साथ। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।